आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड की भूमिका के ऊपर एक विश्लेषणात्मक एवं सारगर्भित चर्चा करने वाले हैं, जो आने वाली जेपीएससी तथा झारखंड में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और आज का जो विषय है वो सच में बहुत ही खास है। हाँ, मतलब जरा कल्पना कीजिए कि वर्ष 1942 का समय है। पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही है। ब्रिटिश हुकूमत के जो संसाधन हैं वो पहले से ही चरमराए हुए हैं। एकदम सही बात है। और अचानक झारखंड जैसे सुदूर क्षेत्र में जमशेदपुर के 60 पुलिसकर्मी जो ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए तैनात थे, अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर देते हैं। अरे, ये तो मतलब ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हम यही समझने वाले हैं कि झारखंड के घने जंगलों, खदानों और औद्योगिक शहरों ने मिलकर कैसे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक ऐसा दुस्वप्न खड़ा कर दिया जिससे वे कभी उभर नहीं पाए। अगर हम 1940 से 1947 के इस पूरे कालखंड का एक विहंगम दृश्य देखें ना, तो ये केवल कुछ वर्षों का घटनाक्रम नहीं है जी। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम और सबसे निर्णायक चरण था। इस दौरान जो प्रमुख घटनाएं हुई, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का अभूतपूर्व उग्र रूप, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध का वैश्विक दबाव, और झारखंड में जो व्यापक जिलावार गतिविधियां संचालित हुई ना, वे सब एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ये कालखंड सबसे अधिक भार वाला है। अच्छा, मेरे पास जो सोर्सेज हैं उनमें इस कालखंड की शुरुआत 1940 के एक बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन से की गई है, रामगढ़ अधिवेशन। हाँ, रामगढ़ अधिवेशन जी। ये चरण परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था ना, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। बिल्कुल सही। और इसमें एक बहुत ही रोचक पहलू भी है। हाँ, मैं उसी पर आ रही थी। इसमें जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य मुझे लगा वो था ताना भगतों द्वारा महात्मा गांधी को 400 रुपए की थैली भेंट करना। मतलब 1940 के समय में जब 1 रुपए की कीमत इतनी ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा होती थी, तब एक हाशिए पर रहने वाले जनजातीय समुदाय का 400 रुपए इकट्ठा करना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। आखिर ये ताना भगत कौन थे और उनका ये योगदान इतना विशेष क्यों है? देखो, ताना भगत मुख्य रूप से उरांव जनजाति से निकले एक ऐसे समुदाय के लोग थे जिन्होंने मतलब अहिंसा और सादगी को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। वे विशुद्ध रूप से गांधीवादी विचारधारा पर चलते थे। अच्छा। 1940 के उस दौर में जब जनजातीय समुदाय खुद भयानक आर्थिक शोषण और गरीबी का सामना कर रहा था, तब उनके द्वारा 400 रुपए जैसी एक बड़ी धनराशि चंदे के रूप में गांधी जी को देना उनके अदम्य राष्ट्रीय समर्पण को दर्शाता है। सही बात है, ये तो एक बहुत बड़ा त्याग था। जी, ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उस सुदूर क्षेत्र की जनता का स्वतंत्रता संग्राम में एक तरह का निवेश था। और आपको बता दूं कि इसी अधिवेशन में गांधी जी ने खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया था। कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बिल्कुल। परीक्षार्थियों को यहां ध्यान रखना चाहिए कि रामगढ़ अधिवेशन झारखंड में होने वाला कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था। अधिवेशन स्थल का नाम मझरनगर और मुख्य द्वार का नाम भगवान बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था। अब इसी समय के आसपास वैश्विक पटल पर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। सोर्सेस को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध भारत के लिए एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह था जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले से उबल रहे असंतोष को सीटी मारने पे मजबूर कर दिया। बहुत ही सटीक उपमा दिया आपने, है ना? बिना भारतीय नेताओं की सहमति के ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में झोंक दिया। लेकिन झारखंड में इसका इतना उग्र विरोध क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण झारखंड का भूगोल और इसके खनिज संसाधन थे। झारखंड अंग्रेजों के लिए महज एक वन क्षेत्र नहीं था, बल्कि यह उनका सबसे बड़ा औद्योगिक और युद्ध सामग्री का केंद्र था। ओहो, अच्छा। टाटा स्टील प्लांट। जी हाँ, जमशेदपुर का टाटा स्टील प्लांट।
ये प्लांट ब्रिटिश सेना के लिए बख्तरबंद गाड़ियां, रेल की पटरियां और गोलों के खोल बना रहा था। बाप रे। और जब भारत को युद्ध में धकेला गया तो यहाँ के मजदूरों और आदिवासियों पर उत्पादन बढ़ाने का भयंकर दबाव डाला गया। मतलब उन्हें स्पष्ट रूप से दिखने लगा कि उनके जल, जंगल, जमीन और पसीने का इस्तेमाल एक ऐसे साम्राज्यवादी युद्ध में हो रहा है जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कहा। आइए समझते हैं। युद्ध ने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर दिया, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक अधिकारों की नहीं रह गई थी। हाँ, ये तो सीधी आर्थिक लड़ाई बन चुकी थी। जी, ये अपने संसाधनों को लूटने से बचाने का संघर्ष था। यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जब जनता में इतना भारी आक्रोश था और ब्रिटिश सरकार विश्व युद्ध में उलझी हुई थी, तो ये तो चोट करने का सबसे सही समय था ना? हाँ, ऐसा लग सकता है। तो फिर गांधी जी ने 1940 में किसी बड़े सामूहिक आंदोलन की बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। मतलब एक एक करके गिरफ्तारी देना। ये रणनीति थोड़ी अटपटी नहीं लगती? पहली नजर में शायद लगे। उस समय के युवा तो किसी बड़े धमाके का इंतजार कर रहे होंगे, फिर ये धीमी रणनीति क्यों? देखो, कूटनीतिक रूप से ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। गांधी जी का मानना था कि जब विरोधी यानी ब्रिटेन किसी दूसरे जीवन मरण के संकट में फंसा हो तो एक बड़े जन आंदोलन के जरिए उनका फायदा उठाना नैतिक रूप से उचित नहीं है। अच्छा, मतलब एक नैतिक स्टैंड लिया गया था। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ये दुष्प्रचार कर रही थी कि पूरा भारत युद्ध में उनके साथ है। इस झूठ को बेनकाब करना भी तो जरूरी था। व्यक्तिगत सत्याग्रह इसी दुष्प्रचार को तोड़ने के लिए था। जी हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह का मैकेनिज्म ही यही था कि चुने हुए सत्याग्रही सार्वजनिक रूप से युद्ध विरोधी भाषण देंगे और खुद को गिरफ्तार करवाएंगे। झारखंड में इसके बहुत सशक्त उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे जमशेदपुर में मजदूर नेता माइकल जॉन ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और संथाल परगना में महादेवी केजरीवाल ने इस सत्याग्रह के जरिए महिलाओं को बड़ी संख्या में संगठित किया। अरे वाह! ये क्विट इंडिया से पहले का महत्वपूर्ण चरण है। इसे नोट कर लें, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वे अक्सर सीधे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर आ जाते हैं और इस पृष्ठभूमि को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। तो अब आते हैं उस तूफान पर जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। जी, 1942 का साल। क्रिप्स मिशन जब पूरी तरह विफल हो गया तो देश में निराशा का माहौल था। तब 8 अगस्त को बंबई में गांधी जी ने वो ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो, मतलब डू और डाई। बहुत ही ऊर्जावान क्षण था वो। लेकिन सोर्सेज में एक दिलचस्प बात यह है कि इस नारे के अगले ही दिन यानी 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर अंग्रेजों ने सभी बड़े नेताओं को रातों रात जेल में डाल दिया। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे उग्र जन आंदोलन था। बिल्कुल, और यही वो बिंदु है जहां झारखंड का असली चरित्र उभरकर सामने आता है। जब 9 अगस्त की सुबह देश के शीर्ष नेता गिरफ्तार हुए ना, तो झारखंड में भी नारायण चंद्र लाहेरी, राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को तुरंत पकड़ लिया गया। तो नेतृत्व तो खत्म हो गया होगा। ब्रिटिश सरकार को भी यही लगा था। उन्हें लगा कि नेतृत्व विहीन होने के बाद आंदोलन वहीं दम तोड़ देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जनता ने खुद को ही अपना नेता मान लिया। मतलब कोई केंद्रीय निर्देश नहीं था। कोई निर्देश नहीं। छात्रों, मजदूरों, महिलाओं और जनजातीय समूहों ने अपने अपने तरीके से ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर सीधा हमला बोल दिया। पर चल रहे थे। उन्होंने 18 अगस्त 1942 को बिशुनपुर थाने को आग के हवाले कर दिया। हाँ, ये घटना बहुत चौंकाने वाली है। ये तो उनके मूल स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था ना। ये दर्शाता है कि करो या मरो का मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा था। लोगों को लगने लगा था कि अब आजादी पाने का ये अंतिम अवसर है। बिल्कुल सही बात है। इस दौरान जो रणनीतियां अपनाई गई वे आज के समय के कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक जैसी थीं, बस उनका स्वरूप भौतिक था। वो कैसे? देखिए, 22 अगस्त को गुमला के राहे में हड़ताल हुई। टोंगर बसली और इटकी के बीच रेलवे की पटरियां उखाड़ दी गईं, टेलीग्राफ की लाइनें काट दी गईं, डाकघरों को जलाया गया। बाप रे, मतलब पूरा संचार तंत्र ठप कर दिया। हाँ, इसका मैकेनिज्म यही था कि संचार और परिवहन तंत्र को पूरी तरह पंगु कर दिया जाए ताकि ब्रिटिश पुलिस या सेना एक जिले से दूसरे जिले तक न पहुंच सके। बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी ये। झारखंड में व्यापक जन भागीदारी देखने को मिलती है। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साबित करता है कि आंदोलन सिर्फ शहरों के बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित नहीं था। अगर सभी शीर्ष नेता जेल में थे तो सवाल ये उठता है कि इन सुदूर जिलों में बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व के लोग इतने बड़े विद्रोह को कैसे संचालित कर रहे थे। यही तो इस आंदोलन की खासियत थी। आइए झारखंड के इस जिलावार या क्षेत्रवार विवरण को डिकोड करते हैं।
रांची की कहानी से शुरू करते हैं, जो इस आंदोलन का एक बड़ा केंद्र था। रांची में 9 अगस्त को ही पूर्ण हड़ताल घोषित हो गई थी। बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद यहाँ की कमान छात्रों ने संभाल ली थी। छात्रों ने? जी, एक बहुत ही प्रेरणादायक घटना हुई लोहरदगा के पास। नादिया हाई स्कूल के छात्रों ने प्रशासन की परवाह न करते हुए विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। अरे वाह! एक स्कूल के छात्रों का ये कदम पूरे रांची जिले की युवाओं के लिए एक चिंगारी बन गया। और हजारीबाग की कहानी तो किसी फिल्म के दृश्य जैसी लगती है। हाँ, हजारीबाग का घटनाक्रम बहुत ही रोमांचक है, जहां मुख्य भूमिका में सरस्वती देवी हैं। हजारीबाग में आंदोलन को मजबूती देने का श्रेय उमन सरस्वती देवी जैसी निडर महिलाओं को जाता है। 11 अगस्त को जब प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करके भागलपुर जेल ले जा रहा था, तो ऐसा नहीं हुआ कि लोग सिर्फ मूकदर्शक बने रहे। तो क्या हुआ? छात्रों के एक बड़े हुजूम ने रास्ते में ही पुलिस के काफिले पर धावा बोल दिया और उन्हें पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। अरे गजब! ये तो ब्रिटिश राज्य के मुंह पर एक करारा तमाचा था। बिल्कुल। हालांकि बाद में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस एक घटना ने अंग्रेजी पुलिस के अंदर एक गहरा खौफ पैदा कर दिया था। पलामू जिले के नोट्स पढ़कर भी एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। वहां जंगल और कारखाने, दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ाई चल रही थी। जी, पलामू में रणनीति दो तरफा थी। विशेष रूप से झपला सीमेंट कारखाने की हड़ताल का जिक्र बार बार आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजेश्वरी सरोज दास किसानों और महिलाओं की एक बड़ी फौज खड़ी कर रही थी। वहीं औद्योगिक मोर्चे पर मिथिलेश कुमार सिन्हा की प्रेरणा से झपला सीमेंट कारखाने के मजदूरों ने भयंकर हड़ताल कर दी। इसका असर क्या हुआ? इस हड़ताल का सीधा असर ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार के जो भी निर्माण कार्य चल रहे थे वो पूरी तरह ठप पड़ गए। अच्छा, औद्योगिक क्षेत्र की बात निकली है तो सिंहभूम और जमशेदपुर को कैसे भूल सकते हैं। और यहाँ पर वो घटना दर्ज है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, 60 पुलिसकर्मियों की बगावत। हाँ, जमशेदपुर का टाटा प्लांट पहले से ही मजदूरों की हड़ताल के कारण बंद पड़ा था, लेकिन जो सबसे बड़ा झटका अंग्रेजों को लगा वो था पुलिस विद्रोह। ये कैसे हुआ था? जो रक्षक थे वही बागी हो गए। एकदम। जिस पुलिस तंत्र के दम पर अंग्रेज शासन चला रहे थे, उसी तंत्र के भीतर से विद्रोह का उठना ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलने का स्पष्ट संकेत था। संथाल परगना में पहाड़िया जनजाति का संघर्ष भी कम विस्मयकारी नहीं है। मैंने यहाँ समानांतर सरकार मतलब पैरेलल गवर्नमेंट के गठन के बारे में पढ़ा। जी, समानांतर सरकार। ये कैसे काम करता था? क्या उन्होंने सच में अपना एक अलग शासन तंत्र बना लिया था? संथाल परगना में प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने सुदूर जंगलों में घुसकर पहाड़िया जनजाति के लोगों को एकजुट किया। उनका विद्रोह इतना तीव्र था कि अंग्रेजों ने प्रफुल्ल चंद्र पटनायक पर 200 रुपए का भारी भरकम इनाम रख दिया था। ओहो, 200 रुपए उस जमाने में? हाँ, देवघर के सरवन इलाके में जो समानांतर सरकार बनी, उसका मैकेनिज्म बहुत स्पष्ट था। आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश अदालतों और थानों का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। मतलब खुद का सिस्टम चला रहे थे? जी, उन्होंने अपनी खुद की पंचायतें बनानी शुरू कर दी जो स्थानीय विवाद सुलझाती थीं। उन्होंने ब्रिटिश टैक्स देने से मना कर दिया और अपनी जरूरत के लिए खुद फंड इकट्ठा किया। ये ऐसा था जैसे एक क्रैश हो चुके सिस्टम की जगह लोगों ने अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया हो। बहुत सही कहा आपने। इन सब के बीच एक घटना ऐसी है जिसे सुनकर सच में रोमांच हुआ था। 9 नवंबर 1942 की रात पूरे देश में दिवाली का त्योहार था। जी, दिवाली की वो ऐतिहासिक रात। हजारीबाग जेल के बाहर पटाखे फूट रहे थे और इसी शोर का फायदा उठाकर एक ऐसी योजना को अंजाम दिया गया जिसने पूरे भारत छोड़ो आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। ये हजारीबाग जेल ब्रेक की ऐतिहासिक घटना थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण उस समय हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद थे। अच्छा। दिवाली की रात जब सुरक्षा कर्मी त्योहार के माहौल में थोड़ी लापरवाही बरत रहे थे और बाहर पटाखों का शोर था, तब जेपी ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ जेल की ऊंची दीवार फांदने की योजना बनाई। ये 5 साथी कौन थे? इन 5 साथियों के नाम थे रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह और गुलाबी सोनार। उन्होंने एक दूसरे के कंधों का इस्तेमाल करके एक मानव सीढ़ी बनाई और दीवार पार कर गए। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लें। बिल्कुल, परीक्षार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में इन साथियों के नाम और जेल ब्रेक की सटीक तारीख अक्सर पूछी जाती है। जेल से भागने के बाद जेपी ने नेपाल के तराई क्षेत्रों में आजाद दस्ता नाम का एक गुप्त गुरिल्ला संगठन बनाया, जिसने ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया। जब विद्रोही इतना हावी हो रहे थे तो जाहिर है ब्रिटिश हुकूमत हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठी होगी। उनका दमन चक्र भी उतनी ही बेरहमी से चला होगा। बहुत बेरहमी से,
ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रेस की आजादी छीन ली गई, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देवघर और गुड्डा में शांतिपूर्ण जुलूसों पर सीधे गोलियां चलाई गईं। 26 अगस्त 1942 को देवघर में पुलिस की गोलीबारी का शिकार होकर अशरफी लाल शहीद हो गए। दुखद। लोगों की संपत्तियां कुर्क कर ली गईं और छात्रों को सरेआम कोड़े मारे गए। दमन के बावजूद आंदोलन जारी रहा और शायद यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता थी। 1942 के इस तूफान के शांत होने के बाद की स्थिति को भी समझना जरूरी है। 1945 तक आते आते द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और भारत में भी अधिकांश राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। जी। इसके बाद 1946 में ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन भारत आया। मैं सोचती हूँ झारखंड की राजनीति में इस दौरान क्या हलचल रही होगी। 1946 में जब प्रांतीय चुनाव हुए ना, तो तत्कालीन बिहार, जिसमें झारखंड का एक बड़ा हिस्सा शामिल था, वहां कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। अच्छा। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसमें झारखंड के प्रख्यात नेता डॉक्टर कृष्ण वल्लभ सहाय को मंत्री पद मिला। लेकिन सबसे गर्व का क्षण तब आया जब स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात थी। इस सभा में झारखंड के जनजातीय और स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफेस लकड़ा और देवेंद्रनाथ सामंत जैसे दिग्गज नेताओं को भेजा गया। ये झारखंड के लिए एक असाधारण राजनीतिक उपलब्धि थी कि उनके प्रतिनिधि देश का भविष्य लिखने वाली समिति में बैठे थे। जी बिल्कुल। अगर हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के समग्र योगदान का आकलन करें ना, तो ये सिर्फ तारीखों का संकलन नहीं है, बल्कि ये साहस और बलिदान की एक निरंतर चलने वाली धारा है। एकदम सही। और इसमें झारखंड की महिलाओं का जो योगदान रहा, चाहे वो हजारीबाग की सरस्वती देवी हों, साधना देवी हों या पलामू की राजेश्वरी सरोज दास, इन महिलाओं ने जिस तरह से पुलिस की लाठियों और जेल की सलाखों का सामना किया, वो आज भी प्रेरणा का एक असीम स्रोत है। बिल्कुल, झारखंड का योगदान बहुआयामी रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो जमशेदपुर और कोयला खदानों की हड़तालों ने ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक और सैन्य तंत्र को पंगु बना दिया। हाँ। भौगोलिक दृष्टिकोण से यहाँ के घने जंगलों ने आजाद दस्ता जैसे क्रांतिकारियों को छिपने और गुरीला युद्ध संचालित करने का एक सुरक्षित ठिकाना दिया। और सामाजिक रूप से जनजातीय समाज ने अपनी असीम ऊर्जा से पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन में बदल दिया। राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की ये भूमिका अत्यंत गौरवशाली और अद्वितीय है। आज के इस पूरे डीप डाइव का अगर हम एक त्वरित सारांश निकालें, तो हमने देखा कि 1940 के रामगढ़ अधिवेशन से जो वैचारिक दृढ़ता शुरू हुई, वो द्वितीय विश्व युद्ध के दबाव और व्यक्तिगत सत्याग्रह से होते हुए 1942 के करो या मरो वाले महाविस्फोट में कैसे बदल गई। जी। और फिर झारखंड के हर जिले ने अपना एक अलग मोर्चा कैसे खोल दिया। और परीक्षाओं की दृष्टि से अगर एक अंतिम रैपिड फायर रिवीजन करें ना, तो कुछ तथ्य बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। जी बताइए। जैसे 1940 का 53वां रामगढ़ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष मौलाना आजाद थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में माइकल जॉन और महादेवी केजरीवाल की भूमिका। 9 अगस्त 1942 को प्रमुख नेताओं की रातों रात गिरफ्तारी। सबसे महत्वपूर्ण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल ब्रेक की घटना और जेपी के 5 साथियों के नाम। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त जमशेदपुर का इंकलाबी सिपाही दल और प्रफुल्ल चंद्र पटनायक द्वारा पहाड़िया जनजाति का नेतृत्व। इन बिंदुओं से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए परीक्षार्थी इन्हें अपनी नोटबुक में जरूर हाईलाइट कर लें। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा से गुजरने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन आज़ादी के बाद झारखंड के इन महान नायकों, जनजातीय नेताओं और उन अनाम महिलाओं के सपनों का भारत बनाने में आज हमारी क्या भूमिका हो सकती है? हम उनके इस बलिदान को आज के आधुनिक दौर में कैसे सार्थक बना सकते हैं, इस पर विचार जरूर करें। आज हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड की भूमिका के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझा, जो झारखंड की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो AI एग्जाम चौपाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।